नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 7 नवंबर से 9 नवंबर तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शासन और प्रशासन स्तर पर तैयारियां तेज। राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगी शामिल। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चरखा चलाकर राष्ट्रपिता को किया याद, कहा बचपन से गांधी जी से रहे हैं प्रेरित। सीबीआई की कार्यशाला पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा घोटालों से पर्दा उठाने में नाकामयाब हो रही सीबीआई, विपक्षी नेताओं को किया जा रहा परेशान। देहरादून के काबुल हाउस पर चला प्रशासन का डंडा। 16 परिवारों से करवाया कब्जा मुक्त। राज्य में शत्रु संपत्ति पर कार्रवाई जारी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रही हैं। 7 नवंबर से 9 नवंबर तक राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। श्रीनगर, गढ़वाल और पंतनगर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी, तो वहीं 9 नवंबर को उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर शासन और प्रशासन स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का देवभूमि में हार्दिक स्वागत है। हम सबका सौभाग्य है कि राज्य गठन के बाद पहली बार देश की सर्वोच्च पद राष्ट्रपति की जो हमारी आज के राष्ट्रपति महोदय हैं द्रौपदी मुर्मू जी, हम उनके स्वागत के लिए सहज तैयार है। अच्छा कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम होगा। और जब भी कोई वरिष्ठ व्यक्ति इस राज्य के अंदर आता है तो उत्तराखंड राज्य का चौमुखी विकास में वो भी एक कारक सिद्ध होता है। तो हम सब लोग स्वागत के लिए तैयार हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां शुरू कर दी है। जिलाधिकारी सोनिका ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के साथ ही सड़क किनारे से अतिक्रमण, नो पार्किंग से वाहनों को हटाने और झूलती तारों को हटाने के साथ ही गिरासू पेड़ों को कटाने के लिए निर्देश दिए हैं और साथ ही पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। हमारी एक सेट ड्रिल रहती है। हमारा प्रोटोकॉल के जो नॉर्म्स होते हैं उनके अनुसार हम लोग व्यवस्था करते हैं। जहाँ आगमन है, जहाँ पे रुकन रात्रि विश्राम की व्यवस्था होनी है, सारी हमने हमारी टीम बुला ली थी और सबको ब्रीफ कर दिया है और हम तैयारियों में लग गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद स्थित गांधी आश्रम पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि अर्पित उन्होंने की। इस मौके पर उन्होंने कुछ देर चरखा भी चलाया और अपने अनुभव भी साझा किए। यहां रखी विजिटर बुक में उन्होंने इसे शेयर किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा और सद्भाव का संदेश दिया है। राष्ट्रपिता बापू के स्वाधीनता आंदोलन में किए गए कार्य हमेशा से हमें प्रेरणा देने का काम करते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर अहमदाबाद दौरे पर हैं। निवेशकों के साथ बैठक कर 20,000 करोड़ के निवेश पर करार वो कर चुके हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एम्स ऋषिकेश में जांच का हवाला देते हुए कहा कि एम्स में सीबीआई पिछले 3 सालों से जांच कर रही है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। उन्होंने बताया कि अलग अलग भर्ती प्रकरणों पर एम्स में ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे साफ होता है कि बड़े घोटाले हुए हैं। इसके अलावा माहरा ने आरोप लगाया कि चुनाव आते आते सीबीआई विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। एक तरफ तो जो विपक्ष के नेता हैं उनको बिना सबूतों के, बिना उसके किसी न किसी बहाने से प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी तरफ एम्स में 3 साल से जांच बैठ रही है। केवल मशीनरी की खरीद की जांच तक ये सीमित रह गए। उसमें भी जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं, कोई अधिकारी जेल में नहीं है। और 3 साल में जो नियुक्तियां हैं जिसमें बड़े आरोप लगे कि नियुक्तियां भाई भतीजों की लग गई, अंदर जो ऑलरेडी थे या इनके रिश्तेदार थे उनकी नौकरियां लगी, और वो टॉपर्स हैं जिनका रोल नंबर दिया गया, नाम नहीं छापा गया, और बाद में जब रोल नंबर चेक किए तो उनके नाम का खुलासा हुआ है।
54 साल की एक महिला की नौकरी लग जाती है, जबकि साफ साफ लिखा है कि 50 साल से ऊपर के लोग उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इन सारे प्रकरण पर सीबीआई मौन साध के बैठी है। 3 साल से सीबीआई ने कुछ नहीं किया। हल्द्वानी के गोलापाड़ में जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कृषक गोष्ठी का शुभारंभ करते हुए कृषि रथ को रवाना किया। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक किसान तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि किसानों की फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए क्रय केंद्र बनाए गए हैं और वर्तमान में सभी केंद्रों में धान खरीद की जा रही है। विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित है तो मुझे लगता है इसकी गंभीरता हम सब लोग महसूस कर सकते हैं। तो ये किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए बहुत उपयोगी ये सत्र है और मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कृषि विभाग को कि निश्चित रूप से इससे हमारे अन्नदाताओं को इन जानकारियों से बहुत लाभ भी मिलेगा और सरकार भी जिस प्रकार से लगातार सब्सिडी देते हुए उनको उपकरण उपलब्ध कराना अथवा मिलेट्स को लेकर लोगों को अधिक से अधिक अवेयर कराना या मिलेट्स के लिए समर्थन मूल्य जारी करना और खाद्य विभाग द्वारा क्रय केंद्रों में उनकी खरीदारी करना इत्यादि किसानों के हित में लिए गए निर्णय है। उत्तराखंड सरकार में 20 सूत्रीय कार्यक्रम और क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गिरोला मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद नई टिहरी पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए दायित्व के साथ मैं अपने जनपद के विकास कार्यों को लेकर प्रथम स्थान आने पर बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास हो रहा है। आज एक नए दायित्व के साथ टिहरी जनपद में आना हुआ है और मैं हृदय की गहराइयों से जिले की पूरी टीम का, जिला अध्यक्ष राजेश जी के नेतृत्व में मुनि की रेती से नई टिहरी तक स्थान स्थान पर कार्यकर्ताओं का जो प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिला है उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नए दायित्व के साथ सबसे पहले तो मैं इस जनपद को, अपने जनपद को प्रथम स्थान आने पर सभी को बधाई भी देता हूं। उत्तराखंड में इन दिनों शत्रु संपत्ति पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में देहरादून का काबुल हाउस, जिसे खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई परिवारों को यहां से बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई से लोग नाराज हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इस तरह से सामान निकाल के बाहर फेंक देना किस तरह का न्याय है? सुबह आके थे वो खाली करने के लिए। कितनी पीढ़ी इनकी दर पीढ़ी इनकी यहाँ गुजर गई। 11 दिसंबर की शादी है। अब ये इस वक्त ऐसी कगार पे है कि ये रोड पे है। उत्तराखंड में शत्रु संपत्ति को खाली कराने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ती दिख रही है। इसी कड़ी में देहरादून का काबुल हाउस खाली करवाया गया। भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन के लोग काबुल हाउस को खाली करवाने पहुंचे, जिसमें कई घरों के सामान को बाहर फेंका गया और घरों पर सीलिंग की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर यहाँ के लोगों ने नाराजगी जाहिर की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सरकार को ये कहना चाहेंगे, भाई बच्चे की शादी है, कम मोहलत तो दो उन्हें, कम से कम संभलने की। जाएंगे कहाँ जाएंगे? सड़क पर तो बैठेंगे नहीं जाके। मुद्दत हो गई ना, रहते रहते कितनी पीढ़ी इनकी दर पीढ़ी इनकी यहाँ गुजर गई। अब ये नए बच्चे हैं, नहीं पढ़े लिखे, अब धोखे से साइन करवा के दे दिए जिन्होंने। ऐसा होता है क्या? इन्हीं में से एक परिवार ऐसा भी है जिसके घर पर बेटी की शादी है, जिसकी तैयारी के बीच ही उनके घर पर कार्रवाई कर दी गई। इस युवती का नाम पूजा है। पूजा का परिवार इलाके में पिछले 100 सालों से रह रहा है। दिसंबर में शादी है, जिसकी तैयारियां चल ही रही थी, लेकिन घर खाली करवाने की कार्रवाई ने परिवार को चिंता में डाल दिया है। लेकिन अब घर न होने से शादी कहाँ होगी, इसकी फिक्र परिवार को सता रही है। वहीं अन्य लोगों का आरोप है कि उनको घर खाली कराने का आदेश कुछ दिन पहले ही दिया गया और अब उनके पास कहीं जाने का विकल्प नहीं बचा है। बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। सुबह आके थे वो खाली करने के लिए। हमें 25 तारीख को मिला है वो नोटिस। बहुत परेशानी है हम लोगों को, कहाँ जाएंगे हम लोग? हमें थोड़ा टाइम मिला जाए कि हमें कहीं घर दिया जाए। कहाँ जाए हम लोग? कुछ अधिकारियों से बात हुई आपकी? नहीं। यही कहना चाहूंगी कि सरकार इस वक्त आंख मीच के बैठी है, वो भी वाल्मीकि समाज के लिए बैठी है आंख मीच के। बिल्कुल। उसकी बेटी की शादी है, बच्चे की माँ नहीं है, इस तरह से सामान निकाल के बाहर फेंक देना किस तरह का न्याय है? अगर खाली कराना था कुछ टाइम पहले उन्हें टाइम देते, उनको समझाते। कुछ अनपढ़ लोग भी हैं जो पढ़े लिखों के साथ डूब चुके हैं बात को। अब ये जो परिवार है इसमें पढ़ा लिखा कोई नहीं है। क्या गलत है क्या सही है, जैसे सुना वैसे कर लिया। अब ये इस वक्त ऐसी कगार पे हैं कि ये रोड पे हैं। बता दें कि काबुल हाउस साल 1879 में राजा मोहम्मद याकूब खान ने बनाया था और उनके वंशज बंटवारे के दौरान पाकिस्तान चले गए थे।
जिसके बाद से ही काबुल हाउस के कई लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपना होने का भी दावा किया था। लंबे समय से काबुल हाउस में 16 परिवार रह रहे थे, क्योंकि पिछले 40 सालों से काबुल हाउस का मामला जिलाधिकारी कोर्ट में लंबित था, जिस पर फैसला सुनाते हुए डीएम ने काबुल हाउस को शत्रु संपत्ति घोषित कर उसमें रहने वाले लोगों को खाली करने का नोटिस जारी किया और अब सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई है। वहीं प्रशासन के अधिकारियों की माने तो उनके द्वारा पहले ही इन लोगों को नोटिस दे दिया गया था। परिवारों के विरुद्ध निष्क्रांत संपत्ति का एक वाद संस्थित था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक इनके विरुद्ध आदेश पारित करते हुए इनको उस संपत्ति से बेदखल किया था। उसी क्रम में एक निर्धारित समयावधि का जो नोटिस पीरियड था वो भी हमने इनको सर्व करा दिया था। उनके संज्ञान में भी था कि उसके पश्चात इनको यहाँ से हटना है। कतिपय कारणों से जो भी इनके अपने रहे होंगे इन्होंने उसको खाली नहीं किया, तो निर्धारित समयावधि के बाद हम लोग यहाँ पर नियमानुसार यहाँ पर उसका अनुपालन कर रहे हैं। परिवार 16 लोगों के विरुद्ध यहाँ पर आदेश पारित है, उनके ही संपत्तियों के संबंध में कार्रवाई चल रही है। शत्रु संपत्ति को खाली करवाने के लिए प्रशासन की टीम जुटी है, लेकिन अब यहाँ रहने वाले लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है कि आखिर अब वो जाएं तो जाएं कहाँ। हल्द्वानी नगर निगम में बेनी सेना के लिए साल का कार्यकाल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें निगम के पार्षदों ने नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय और मेयर जोगेंद्र रौतेला का स्वागत किया। इस मौके पर मेयर जोगेंद्र रौतेला ने कहा कि स्वच्छता और कूड़ा कलेक्शन में बेनी सेना ने अग्रणी भूमिका निभाई है और यही वजह है कि आज बेनी सेना के मॉडल को दूसरे नगर निगम भी अपना रहे हैं। वहीं नगर आयुक्त ने इस उपलब्धि का श्रेय सभी पार्षद और निगम की पूरी टीम को दिया। देखिए, बेनी सेना एक उत्कृष्ट नवाचारी कदम है। इसके गठन के लिए मैं समस्त नगर निगम के हमारी बोर्ड, हमारी सम्मानित पार्षद, नगर आयुक्त, हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारी, पर्यावरण मित्र और हमारी बेनी सेना के समस्त सदस्यों का मैं स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। बेनी सेना नवाचारी कदम गठन करने, लागू करने और सफलतापूर्वक एक साल पूरा करने पर मैं माननीय महापौर महोदय को, पूरी बोर्ड को, सभी मीडिया के सभी साथियों को और हल्द्वानी की पूरी जनता को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उनके सहयोग से ही बेनी सेना अपने आयामों को सफलतापूर्वक रूप से पूरा करने में सफल हो पाई है। एक तरफ जहां अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में उत्तराखंड बोर्ड लागू होने की बात कही जा रही है, वहीं उधम सिंह नगर में मौजूद अटल उत्कृष्ट विद्यालय के प्रधानाचार्य बेहतर रिजल्ट का दावा कर रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में विभाग की तरफ से कई नियम भी लागू किए गए हैं, जिनका पालन कराया जा रहा है। बता दें कि इस मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय को उत्तराखंड बोर्ड में शामिल करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। पिछली बार जो रिजल्ट कुछ खराब हुआ है उससे कई कारण रहे। एक तो पहला बैच था, शिक्षक भी उतने अनुभवी नहीं थे, बच्चे भी उतने अनुभवी नहीं थे, सीबीएसई के पैटर्न पर लोग ढल नहीं पाए। अब स्थिति क्या हुई कि इनके एक साल का अनुभव इनको प्राप्त हो चुका है, तो बच्चे भी उस पैटर्न में ढल चुके हैं, टीचर भी उस पैटर्न में ढल चुके हैं और पूरी व्यवस्था हमारी जो है वो पूरी व्यवस्था उस पैटर्न में ढल चुकी है। सबसे पहली बात ये होती है कि हमारे यहाँ इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की पढ़ाई होती है। इसमें जो संदेश आपके माध्यम से कहीं से मिला हो या लोगों को आपके तक पहुँचाया है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय बंद हो जाएंगे, पहला तो है अटल उत्कृष्ट विद्यालय बंद नहीं होने हैं। इसमें विभाग के द्वारा थोड़ी सी ये सहूलत देने की कोशिश की गई है कि बच्चों को यदि वो सीबीएसई बोर्ड से हटकर उत्तराखंड बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में आना चाहते हैं तो ये सर्वे कराया था। तो सर्वे के लिए गार्जियंस से, बच्चों से ये पूछा गया था कि आप बेहतर किस में समझते हैं। तो उसमें यह है कि अगर वो इंग्लिश मीडियम को बनाए रखकर उत्तराखंड बोर्ड में आना चाहते हैं जब तो वो सर्वे की रिपोर्ट हम डिपार्टमेंट को भेजेंगे। हल्द्वानी मंडी में उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने लोगों के लिए सस्ती प्याज का स्टॉल लगाया, जहां पर लोगों को 40 रुपए किलो प्याज बेची जा रही है। प्याज के सस्ते स्टॉल को लेकर अनिल कपूर ने बताया कि प्याज की दरों में कमी को लेकर केंद्र स्तर पर कोशिश की जा रही है। प्याज के स्टॉल लगाकर लोगों को कुछ राहत दी गई है। बता दें कि इन दिनों प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। 20 से 30 रुपए किलो बिकने वाला प्याज 80 से 90 रुपए किलो बिक रहा है। जैसी मुझे जानकारी मिलेगी किसी न किसी कारण से प्याज बहुत महंगा आम उपभोक्ताओं को मिलता है। मैंने कल व्यापारियों से अनुरोध किया, मंडी समिति के अपने अधिकारियों से मैंने कहा कि व्यापारियों से बात कर और आम जनता को अब क्या कारण है प्याज की पूरे देश में महंगाई के इस पर तो केंद्र सरकार चिंता कर रही होगी, लेकिन चूंकि
उत्तराखंड मंडी परिषद मेरे नियंत्रण में है और मुझे लगा कि मुझे कुछ पहल करनी चाहिए और इसलिए मैंने कहा कि प्रत्येक परिवार को 1 से 1.5 किलो 2 किलो जो उसकी आवश्यकता है, राशनिंग करने के लिए नहीं, एक सस्ते दरों पर प्याज उपलब्ध कराया जाए। उसमें यहाँ के व्यापारियों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। उधर रुड़की के मछली बाजार रोड पर हर गुरुवार को बाजार लगता है, जिस वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल ये बाजार सड़क किनारे लगता है। बाजार में भीड़ के चलते गाड़ियों को जाम का सामना करना पड़ता है। वहीं निगम की माने तो ये बाजार अवैध है। इस बाजार पर कई बार कार्रवाई भी की जा चुकी है। मैं कहना चाहूँगा, मैंने बार बार ये कहा है कि सड़कों पे और पटरी पे किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें। नगर निगम ने बार बार हटाया भी है, क्योंकि वो अस्थायी अतिक्रमण है, हम हटाते हैं फिर वो आ जाते हैं। उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की है गई, ये सामान जब्त करके नीलाम भी किया गया। वो सारी चीज़ें करने के बावजूद ये लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा कि सड़कों और पटरियों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें, न होने दें। दिनेशपुर में जीव विज्ञान के जानकार आशुतोष त्रिपाठी ने गौरैया के विलुप्त होने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भले ही हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हों, लेकिन अपने पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस पर हमें विचार करने की जरूरत है। गौरैया की संख्या की कमी का मुख्य कारण जो है, गौरैया का कच्चे घरों में निवास था। उसमें उसके घोंसले आसानी से बन जाते थे, लेकिन अब जो पक्के घरों की व्यवस्था में गौरैया अपने घोंसले बनाने में सफल नहीं हो पा रही है। पेड़ों की कमी भी इसके पीछे एक कारण है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 7 नवंबर से 9 नवंबर तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शासन और प्रशासन स्तर पर तैयारियां तेज। राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगी शामिल। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चरखा चलाकर राष्ट्रपिता को किया याद, कहा बचपन से गांधी जी से रहे हैं प्रेरित। सीबीआई की कार्यशाला पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा घोटालों से पर्दा उठाने में नाकामयाब हो रही सीबीआई, विपक्षी नेताओं को किया जा रहा परेशान। देहरादून के काबुल हाउस पर चला प्रशासन का डंडा। 16 परिवारों से करवाया कब्जा मुक्त। राज्य में शत्रु संपत्ति पर कार्रवाई जारी।